अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएमसी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईटा का एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है और अब मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए जो एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल एमडी कैट। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इंग्लिश का सिलेबस जो आप लोग को प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि वो बड़े कंप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। सो यू आर वरीड कि कौन से सेक्शंस को आपने कवर करना होगा और कौन से सेक्शंस को आपने कवर नहीं करना होगा। तो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में 2 पॉइंट्स है जो आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी वाली हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि ईटा का जो कोर्स था वो उसका जो सिलेबस था उसको डिमार्केट नहीं किया गया था, जिसके ज़रिए से आपको पता नहीं था कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है और कौन कौन सी चीज़ों को कवर नहीं करना है। जबकि नेशनल एमडी कैट का जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, जिसके ज़रिए से आपको पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है और कौन कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि ईटा का जो कोर्स था वो बड़ा इल्यूसिव था। इल्यूसिव का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल थी, जबकि नेशनल एमडी कैट के कोर्स में चीज़ें बड़े सिंपल और कम फॉर्म में प्रेजेंट की गई हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं तो वेरी इजीली यू कैन अचीव ग्रेट मार्क्स इन इंग्लिश। देयर आर 5 SOPs रिगार्डिंग इंग्लिश सिलेबस। SOPs का यहाँ पर मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कौन कौन से, या इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में डालें तो इसका मतलब है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके पास आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपको 662 वर्ड्स गिवन है जिसको आपने याद करना है और वो ऑलरेडी आपके पास नम्स और एमडी कैट के वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपके पास आपका पॉइंट नंबर 1 बन जाता है, दैट इज वोकैबुलरी। फिर दूसरा आपके पास आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने तकरीबन 10 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द सेकेंड टॉपिक दैट यू हैव टू कवर। फिर तीसरा आपके पास जो टॉपिक आता है दैट इज टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। टेंसेस के यूसेज के बारे में आपने फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर इन्हीं टेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसके बेस पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। तो आपके पास सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर चौथा आपके पास जो टॉपिक है दैट इज आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, कि इनडिफिनिट आर्टिकल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स भी आपने याद करना है, जिसके बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा। और फिर नेक्स्ट आपके पास आता है प्रीपोजिशन। और लास्ट जो आपके पास 5th टॉपिक आता है दैट इज स्पेलिंग्स, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। अब आपको वर्ड्स दिए गए होंगे और आपने उसमें करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना होगा। फिर कैपिटलाइजेशन बड़ी आसान होती है। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कौन से वर्ड के स्टार्ट को आपने कैपिटल लेटर से करना है और कौन से वर्ड का स्टार्ट आपने कैपिटल लेटर से नहीं करना है। और फिर पंक्चुएशन भी बड़े सिंपल, लाइक कॉमा को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपने फाइंड आउट करना होता है। तो 5 जो आपके पास SOPs हैं या कंटेंट्स है, उसमें पॉइंट नंबर 1 आपके पास है वोकैबुलरी, दूसरा आपके पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीसरा आपके पास है टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, चौथा आपके पास आ जाता है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन और 5th आपके पास आ जाता है कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। अब ये तो आपका बन गया है कोर्स कंटेंट। आपके पेपर का पैटर्न किस तरह होगा? तो पेपर के पैटर्न में आपके पास 3 किस्म के सवाल होंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास होगा वोकैबुलरी के बारे में। अब वोकैबुलरी के बारे में 3 किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और आपने उसके सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड को फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको वर्ड दिया गया होगा और आपने उसके एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को फाइंड आउट करना होता है। और तीसरा आपने जो है वो आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें आपके पास वर्ड्स जो है वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होंगे और उस सेंटेंस में आपने सही वाला जो वर्ड होता है वो पुट करना होगा। तो ये आपके पास बन जाता है क्वेश्चन रिलेटेड टू वोकैबुलरी। दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन आता है उन्होंने आपको 4 सेंटेंसेस दिए होंगे। उन 4 सेंटेंसेस में जो आपके पास करेक्ट सेंटेंस होगा आपने उसको टिक करना होगा। तो दूसरा आपके पास बन जाएगा चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस। और तीसरा जो आपके पास सेंटेंस होगा दैट इज एरर डिटेक्शन, और जिसको आप स्पॉटिंग द एरर भी कहते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें 4 या 5 प्लेसेस को उन्होंने अंडरलाइन किया होगा, तो उसमें जो जगह गलत होती है, फॉर एग्जाम्पल उसमें ए में गलती है, तो आप उसको उठा लेते और वो आपके पास आपका आंसर बन जाता है।
तो सिलेबस में आपके पास 5 पॉइंट्स, जबकि पेपर पैटर्न में आपके पास 3 पॉइंट्स। वोकैबुलरी वाला पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके पास चूज द करेक्ट आंसर वाला होगा जिसमें आपके पास सेंटेंसेस होंगे, और तीसरा आपके पास होगा स्पॉटिंग द एरर या एरर डिटेक्शन। तो होपफुली अगर आप इस सिलेबस को कवर करते हैं जो कि बड़ा छोटा है, और तो इंशाल्लाह आप बड़े आसानी से इसमें मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इस तरह आप लोग जो है वो अक्सर औकात जो है वो इंग्लिश में स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा कम आते हैं या उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं या उनके नंबर्स इंग्लिश में कम आते हैं, इंशाल्लाह इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन होपफुली अब आपके पास जो इंग्लिश का सिलेबस है NMD गेट में नम्स वगैरह का आपके पास क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।